अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के एपिसोड 4 जिसका नाम 7 है, उसमें कई सारी लेयर्ड डिटेल्स है जो पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एपिसोड सिर्फ एक ट्रायल के बारे में नहीं है, ये कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन है नाइटहुड का, ऑनर का और टारगेरियन फैमिली के इंटरनल रॉट का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगा जो हो सकता है कि आपने मिस कर दी होंगी। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, पिछले 3 एपिसोड में हम एशफोर्ड मीडो को देख रहे थे। ब्राइट सनलाइट थी, सैचुरेटेड कलर्स थे और सब लोग बड़े खुश थे, टूर नहीं चल रहा था। अब सडनली हम एक डंजन में है जहाँ सिर्फ ब्लैक्स, ग्रेज और मडी ब्राउन्स है। ये कलर पैलेट शिफ्ट ना बहुत डेलिब्रेट है। राइटर्स ये बोल रहे हैं कि डंक की समर अब खत्म हो गई है, अब रियलिटी शुरू हुई है जो कि कोल्ड, ऑपरेसिव और अनफॉरगिविंग है। नंबर 2, डंजन की छोटी सी विंडो से डंक का फेस दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रिजन बार्स के पीछे है। ये विजुअल मेटाफर है। डंक फिजिकली तो स्टोन वॉल से ट्रैप्ड है, लेकिन एक्चुअली वो वेस्टरोस के जो सोशल लॉज है ना, उनमें ट्रैप हो चुका है। वो एक हेज नाइट है जिसने एक प्रिंस को मारा। ये क्राइम सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं है, ये सोशल ऑर्डर का वायलेशन है। नंबर 3, डंक एक चूहे से इंटरेक्ट करता है विंडो के लेज पे। फर्स्ट वॉच में ये रैंडम मूवमेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये क्रूशियल कैरेक्टर डेवलपमेंट है। डंक ना फंडामेंटली बहुत जेंटल है, एक एनिमल लवर जो सबसे लोली क्रिएचर्स के साथ भी काइंडनेस दिखाता है। हमने देखा है कि वो हॉर्सेस से कैसे बात करता है, ये उसी चीज को कॉल बैक कर रहा है। देखो, डेथ के फेस में भी ना वो अपने कोर नेचर को नहीं भूल रहा। नंबर 4, इसके बाद एग अंदर आता है। यहाँ तो तेवर ही बदल चुके हैं भाई के, सॉरी प्रिंस के। फुल टारगेरियन प्रिंस मोड में है वो। ये कॉस्ट्यूम चेंज ना एक वायलेंट विजुअल शॉक है, क्योंकि ये फिजिकली मैनिफेस्ट करता है क्लास डिवाइड जो अब डंक और एग के बीच में आ चुकी है। जहां पहले डंक एक हेज नाइट था और एग एक फ्ली बॉटम था, अब वो एक फ्ली बॉटम से सीधा एक प्रिंस बन चुका है। और यह नोटिस करने वाली चीज ये है कि बाकी सभी टारगेरियंस की तरह एग 3 हेडेड ड्रैगन वाला सिजिल यूज नहीं करता। उसकी कॉस्ट्यूम बड़ी सिंपल है क्योंकि उसको ये आइडेंटिटी पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया ही था। नंबर 5, तो डंक के एक डायलॉग में ना बहुत सारे ईस्टर एग्स है। जब डंक कहता है कि मैंने तो एग नाम के किसी प्रिंस के बारे में सुना ही नहीं, तो एग कहता है ये एगन का शॉर्ट फॉर्म है और बताता है कि अब तक 4 एगन ऑलरेडी रह चुके हैं। तो फर्स्ट एगन तो एगन द कॉन्करर था, जिसने वेस्टरोस को जीता था, कॉन्कर किया था अपने ड्रैगन्स की हेल्प से। उसके बाद एगोन 2 आता है जो एलिसेंट और विसेरिस का बेटा है, जिसे हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखा ही है। उसके बाद 2 एगोन और आते हैं, और जो एगोन 4 था यानी कि एग से पहले वाला एगोन, उसी की वजह से ब्लैक फायर रेबेलियन हुआ था। नंबर 6, इसके बाद डंक जब पूछता है कि ये सब नाटक क्यों किया, तब एग बताता है कि वो डेरन का स्क्वायर था और डेरन एक ड्रंक है, उसको नहीं लड़ना था, इसलिए ये लोग छुप गए थे। और क्योंकि एग के बाल एकदम प्लैटिनम वाइट है तो उसका हेड ही शेव कर दिया। तो हाँ, डेरन वही बंदा है जो एपिसोड 1 में डंक को कहता है कि उसने उसको सपने में देखा था। नंबर 7, इसके बाद डंक और बेलर की कॉन्वर्सेशन होती है जो कि इस एपिसोड की एंडिंग और कहानी के फ्यूचर को फॉर्म करती है। यहाँ 2 की पॉइंट्स है। पहला ये कि बेलर डंक को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। वो डंक के एक्शंस की मॉरल राइचियसनेस को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि डंक ने जो किया वो सही किया था, उसने टेंसिल को बचाया था एरियन की क्रूएल्टी से। लेकिन वो पॉलिटिकल इम्पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लेन करता है। ब्लड ऑफ द ड्रैगन पे असॉल्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर वो ये भी जानता है कि एरियन एक पागल आदमी है, बट ही इज फैमिली। वो एरियन के खिलाफ फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा की पॉइंट है जब डंक कहता है डोंट ऑल नाइट्स मेक द सेम ओथ टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट। ये सेंट्रल थीम है इस शो की, और यही वो लाइन है जो बेलर के दिमाग में रह गई होगी और वो लास्ट में सर डंकन द टॉल की तरफ से ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आ गया। नंबर 8, डंक को पूरी टारगेरियन फैमिली के सामने प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली है कि एरियन के हाथ में ये डैगर होता है, एंड लुक हाउ इट इज प्लेस्ड। बिल्कुल डंक को ना चीर रहा है ये डैगर, और एरियन एक्चुअली में यही करने वाला था, लेकिन डंक ने जो 2000 हॉर्स पावर की उसके मुंह पे लात रखी है कि वो ये कर ही नहीं पाया। नंबर 9, जब डंक फॉर्मली ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड करता है, तब एरियन कहता है ट्रायल ऑफ 7 होगा। ये मूव ना प्योर जीनियस है इन टर्म्स ऑफ क्रूएल्टी। एरियन आर्ग्यू करता है कि डंक ने मल्टीपल क्राइम्स कमिट किए हैं। एग को किडनैप किया जैसा कि डेरन ने कहा, एरियन पे अटैक किया और वो पपेट शो को डिफेंड किया जो कि प्रोपेगेंडा है और इंसल्ट है रूलिंग फैमिली की। तो ट्रायल बाय 7 एंशिएंट जस्टिस सिस्टम है, इसे एंडल्स फॉलो करते थे और लास्ट टाइम ये 100 साल पहले हुआ था। इसी वजह से मेकर और बाकी लोगों को पता तक नहीं है कि ये होता क्या है।
What the fuck is a trial of 7? नंबर 10, तो मेकर यानी एरियन का बाप वो बंदा है जिसने ब्लैक फायर रिबेलियन लड़ा है और जीता भी है। और जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा ट्रायल बाय 7 सिर्फ इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि डंक उससे साइज में बहुत बड़ा है, तो वो इस बात को इंसल्ट की तरह लेता है। वो अपने बेटे को बुज़दिल समझता है। नंबर 11, एनीवे, डंक को अब नाइट्स की टीम बनानी है और फॉसवे ब्रदर्स उसकी हेल्प करने को रेडी है। खास करके स्टेफन फॉसवे जो एपिसोड 1 में अपने छोटे भाई को धो रहा था। हम सबको पता है कि उसने बाद में बिट्रे किया और यहाँ देखो वो एप्पल को कैसे खा रहा है और इसके हाउस का सिजल भी एप्पल ही है। यहाँ स्टेफन ग्रीन एप्पल को रिप्रेजेंट करता है, अनराइप, ट्रेचरस, ग्रीड मोटिवेटेड। ये चीज दिखाती है कि वेस्टरोस में इज्जत कोई प्योर दिल वाली चीज नहीं होती बल्कि डील जैसी होती है। नाइट बनना सिर्फ एक टाइटल है, इससे ये पक्का नहीं होता कि बंदा सच में अच्छा या ईमानदार होगा। मतलब नाइटहुड भी थोड़ा नाम का बैज है, कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। नंबर 12, जब डंक डेरन को कन्फ्रंट करता है तब डेरन मान लेता है कि वो इतना शराबी और डरपोक क्यों है। असली वजह है उसके ड्रैगन ड्रीम्स। ये फ्यूचर दिखाने वाले अजीब सपने होते हैं जो टारगेरियन ब्लड वालों को आते रहते हैं। ये चीज स्टोरी के लोर में काफी बड़ी बात है। ड्रैगन ड्रीम्स की ना बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। डेनिस द ड्रीमर ने पहले ही वलेरिया के बर्बाद होने का सपना देख लिया था, यानी कि डूम ऑफ वलेरिया। और हाउस ऑफ ड्रैगन में भी हेलेना टारगेरियन को ऐसे ही फ्यूचर वाले सपने आते दिखाए गए हैं। मतलब डेरन बस बेकार आदमी नहीं है, उसका दिमाग इन डरावनी फ्यूचर विजन से ऑलरेडी परेशान है। नंबर 13, अब देखो डेरन यहाँ पे अपने ड्रीम को एक्सप्लेन करता है। एक चीज पहले बता दूं कि हम सबको पता है कि ड्रैगन्स अब एग्जिस्ट नहीं करते, 90 साल बाद आएंगे डेनेरिस के टाइम पे। तो ये स्पॉइलर नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ। डेरन एक सपना बताता है। उसने सपने में देखा कि डंक है, फायर है और एक मरा हुआ ड्रैगन है। ड्रैगन इतना बड़ा है कि पूरे एशफोर्ड मीडो को कवर कर दे और वो डंक के ऊपर गिरा हुआ होता है। फिर भी डंक जिंदा था, ड्रैगन मरा हुआ था। अब ट्विस्ट यहाँ ये है कि डेरन इस सपने को सीधा सीधा लिटरल मान रहा है। उसको लगता है कि सच में कोई ड्रैगन आएगा, लेकिन ऑडियंस को और लोअर एक्सपर्ट्स को पता है कि ये सिंबॉलिक है। यहाँ ड्रैगन का मतलब असली ड्रैगन नहीं बल्कि टारगेरियन रॉयल फैमिली का मेंबर है। यानी कि हो सकता है कि सपना हिंट कर रहा हो कि आने वाले ट्रायल में आने वाले कुछ दिनों में एक टारगेरियन प्रिंस होगा जो मारा जाएगा डंक के हाथों। यहाँ पर डेरन ये भी मेंशन करता है कि उसे नहीं पता कि ड्रैगन को किसने मारा। हो सकता है कि एक टारगेरियन प्रिंस मरेगा लेकिन डंक उसे मारने वाला नहीं होगा। नंबर 14, अब बात करते हैं बर्थ ऑफ हाउस फॉसवे यानी रेड एप्पल की। देखो लोर में आगे चल के फॉसवे हाउस रेड और ग्रीन एप्पल में डिवाइड हो जाता है और उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। डंक के पास नाइट की कमी हो जाती है और तब लियोनल बराथियन रेमन को नाइट बना देते हैं ऑन स्पॉट। रेमन लिटरली अपना हाउस स्प्लिट कर रहा है इस मोमेंट में। फ्यूचर एपिसोड्स में और बुक्स में रेड और ग्रीन एप्पल फॉसवेज डिस्टिंक्ट फैक्शंस होंगे और ये ज्यादातर आपस में लड़ रहे होंगे। नंबर 15, यहाँ एक बढ़िया कट आता है जो मुझे अच्छा लगता है। तो डंक आया हुआ है टेंसिल की टेंट में अपनी शील्ड लेने और यहाँ उस फ्लोरियन द फूल के हेड को पकड़ के रखता है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर क्या ये किसी तरह की फोरशैडोइंग है? एनीवे, मैं जिस कट की बात कर रहा था तो यहाँ वो टेंसिल को याद कर रहा है। तभी ब्लैक स्मिथ आता है और टेंसिल के फिंगर स्नैप के साउंड को जो मैच किया है यहाँ इस विंडो के साउंड से, दिस इज टू गुड। नंबर 16, इसके बाद डंक जब टूर्नी ग्राउंड्स की तरफ जाता है तो रात भर बारिश होने की वजह से टूर्नी ग्राउंड्स अब मडी स्लम बन गए हैं जहां पर बैनर्स भीग चुके हैं, टेंट्स कोलैप्स हो चुके हैं। ये विजुअल शिफ्ट ना सिंबॉलिक है। टूर्नामेंट की ग्लोरी ना अब फेड हो चुकी है, अब रियलिटी आ चुकी है और रियलिटी बहुत ज्यादा डार्क है और ग्रिटी है। नंबर 17, अब बात करते हैं कि आखिर डंक की टीम में कौन कौन है। सबसे पहले है सर लियोनल बराथियन जो कि ग्लोरी सीकर है। उसके बाद है सर हम्फ्रे हार्डिंग, वो रेवन सीकर हैं क्योंकि उनके हॉर्स को मार दिया गया था जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो वो एरिन से बदला लेना चाहते हैं। उसके बाद है सर हम्फ्रे बीसबरी और ये सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो ब्रदर इन लॉ है सर हम्फ्रे हार्डिंग के। फिर आते हैं सर रॉबिन राइजलिंग जिनको हमने पिछले एपिसोड में देखा था और एग इनको जानता है क्योंकि ये मैडेस्ट नाइट है वेस्टरोस के। ये एक तरीके से जस्टिस सीकर है कि अगर क्राउन गॉड्स के अगेंस्ट जाएगा तो सर रॉबिन राइजलिंग क्राउन के अगेंस्ट जाएगा। इसके बाद आते हैं सर रेमन फॉसवे। अब वो सर बन चुके हैं क्योंकि वो न्यूली मिंटेड नाइट है। और फिर है अपना 6th मेंबर यानी कि सर डिंकन द टॉल। लेकिन यहाँ पर ना एक नाइट कम है और यही तो सस्पेंस है कि 7th कौन होगा। नंबर 18, तो यहाँ लियोनल बराथियन कहता है कि वो ये मौका नहीं छोड़ सकता। वो किंग्स गार्ड के व्हाइट आर्मर को ब्लड में भीगे हुए देखना चाहता है। तो हाँ, एरन की तरफ से 3 नाइट्स फाइट करने वाले हैं जिनको हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था। इन तीनों नाइट्स के नाम है सर डोनाल्ड, सर रोनाल्ड और सर विलियम। नंबर 19, तो डंक एक नाइट शॉट है इसलिए वो एक स्पीच देता है और कोशिश करता है कि ऑडियंस में से कोई तो नाइट होगा जो साथ लड़ेगा। तब ऑडियंस में हमें डेमन लैनिस्टर दिखता है।
हाँ, वही जिसको सर अरलोंग ने अनहॉर्स कर दिया था, मैंने पिछले ब्रेकडाउन में बताया भी है। और यहाँ एक नाइट खड़ा होता है जिसका नाम है ऑथो ब्रैकन या द ब्रूट ऑफ ब्रैकन। ये एक घटिया हरकत करता है, लेकिन इसकी भी अपनी एक कहानी है। भयंकर आदमी है ये। जस्ट 3 साल पहले किंग्स लैंडिंग में ये क्विंटन ब्लैकवुड को मार कर आया है एक टूर्नामेंट के अंदर। वही ब्लैकवुड हाउस जिसको हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन में लड़ते हुए देखा था हाउस ब्रैकन से। नंबर 20, एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा। तो जब रेमन डंक से कहता है कि मुझे नाइट बना दो ताकि मैं साथ लड़ सकूं, तब डंक बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है, एज इफ वो रेमन की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। पर मुझे लगता है कि डंक यहाँ पर हेजिटेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद एक इम्पोस्टर है, उसको कभी ऑफिशियली नाइट बनाया ही नहीं गया। तो वो रेमन की नाइटहुड को एक झूठ की नींव नहीं देना चाहता, और तभी लियोनेल बराथियन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वो रेमन को नाइट बना देता है। नंबर 21, डंक क्राउड की तरफ शाउट करता है। वॉइस में डिस्परेशन बहुत ज्यादा है उसकी, और वो कहता है आर देयर नो ट्रू नाइट्स अमंग यू। और तभी एंट्री होती है 7th नाइट की। अब जैसे ही आर्मर देखा था तो मुझे स्प्लिट सेकंड के लिए लगा कि ये वलैर टारगेरियन है, लेकिन अगले ही मोमेंट में मैं समझ गया कि ये बेलर हो सकता है, क्योंकि अभी तक वलैर को इस स्टोरी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उसको सेटअप नहीं किया गया। और बेलर की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी डंक से, वहीं से हिंट मिल गया था कि 7th नाइट कौन होगा। ऑल्दो ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस चीज को सेटअप कर दिया गया था। नंबर 22, यहाँ पर ना एक सटल हिंट ऑलरेडी भी मिल गया था कि बेलर ही होगा वो 7th नाइट, क्योंकि वो अपनी सीट पर बैठा ही नहीं है। अब क्योंकि डंक की स्पीच चल रही थी, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट था और 7th नाइट का ना होना व्यूवर्स को पैनिक कर रहा था, तो इस वजह से कोई नोटिस ही नहीं कर पाया कि एयर टू द थ्रोन तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। नंबर 23, मेकार कहता है हैव यू टेकन लीव्स ऑफ योर सेंसेस, दिस मैन अटैक्ड माई सन। बेलर का रिस्पॉन्स ना यहाँ पर डिफाइनिंग मोमेंट है। वो कहता है दिस मैन प्रोटेक्टेड द इनोसेंट एज एवरी ट्रू नाइट मस्ट, लेट द गॉड्स डिसाइड इफ ही वाज राइट और रॉन्ग। ये डायलॉग सरफेस लेवल पे ना बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है। बेलर मॉरली अनाउंस कर रहा है कि डंक सही था, लीगली नहीं मॉरली। वो डिवाइन जजमेंट को इन्वोक कर रहा है क्योंकि ह्यूमन लॉ तो अब करप्ट हो चुका है। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है और पहली बार इस एपिसोड ने धोखा ना देते हुए गेम ऑफ थ्रोन्स के म्यूजिक को यूज किया, जो कि रिक्रिएट किया गया है इस शो के लिए। मैं तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये एंडिंग कैसी लगी और आपने क्या क्या नोटिस किया। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी आने वाले एपिसोड्स और कई सारे न्यू सीरीज के ब्रेकडाउन वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर सुपर। Peace.